दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इनफैक्ट कुछ ऐसे पारिवारिक और प्रोफेशनल दायित्व मेरे ऊपर आ गए जिनकी वजह से मैं आप लोगों के साथ एक चर्चा की हिस्सेदारी नहीं कर सका। आज कुछ नए एस्पेक्ट्स को लेकर के मैं बात करूंगा कार्ल मार्क्स के विषय में, और कोशिश करेंगे कि इन बातों के बाद जो अगला डेलिब्रेशन होगा उस अगले डेलिब्रेशन में हम लोग और कहीं रुख अपनाते हुए मार्क्स के विभिन्न पक्षों की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वैचारिक साथी भी हैं, प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक के एक स्टेटमेंट ने मुझे आज प्रेरित किया कि मैं इन चीजों पर बात करूं, नहीं तो मैं वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया पर बात करता। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि प्रश्न यह नहीं है कि वामपंथ का भविष्य क्या है। नेचुरली आप जानते हैं कि वामपंथ का मतलब लेफ्ट, और आजकल लोग लेफ्ट का फ्यूचर क्या है, इसकी संभावनाएं क्या हैं, इन सबको लेकर के बड़े चिंतित हैं। और कई बार व्यंग के रूप में भी हम लोगों से बोलते हैं कि आप लोगों का कोई भविष्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि वामपंथ का भविष्य क्या है, प्रश्न यह है कि वामपंथ के बिना इस देश का, अन्य देशों का और समूचे विश्व का भविष्य क्या है। यह स्टेटमेंट प्रभात पटनायक का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग आज वामपंथ को कहीं ना कहीं एक सिरे से या आंशिक रूप से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहीं ये तो पूछने की कोशिश कीजिए कि निर्धनता का, असमानता का, शोषण का, इन सब का आप क्या जवाब दे सकते हैं। इसका विकल्प उत्पन्न करने वाली सामाजिक व्यवस्था क्या हो सकती है। इन समस्याओं के समाधान आपके सामने क्या हो सकते हैं। मुझे कई बार लगता है जब मैं प्रभात के इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा था, तो पढ़ते समय मेरे सामने यही सवाल उठा कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा समाज है जिसको आप पसंद नहीं करते, और यहाँ आपका मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई समूह भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा समूह भी हो सकता है, तो आप उस समाज को पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली, उसके संस्थागत पक्ष, उसमें सक्रिय होने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं, वो आपको लग रही है कि वह समाज को पोलराइज्ड कर रही है, वह समाज को विभिन्न प्रकार के ध्रुवों में बांट रही हैं, और कहीं ना कहीं एक फ्रेगमेंटेशन की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी पोलराइज्ड है, और आज समूचा विश्व मेरे को पोलराइज्ड नजर आता है, अगर आपकी सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है, मुझे समूचा विश्व भारत सहित एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी के रूप में नजर आता है, तो सवाल यह है कि हम क्या बदलाव करें, बदलाव की संभावनाएं कहाँ से उभरें। और जैसे ही मुझे ये लगता है कि मैं बदलाव की संभावनाओं की बात करूं, मेरा ध्यान मार्क्सीय दृष्टि और क्रांति कैसे हो सकती है उस संभावना की तरफ जाता है। मुझे लगता है कि ये जो दोनों पक्ष हैं, वे दोनों पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं मार्क्स के वैचारिकी के महत्व को आज के संदर्भ में स्थापित करने के लिए। एक बात और जो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे जेहन में आनी चाहिए, मैं समाजशास्त्रीय विधाओं से परे नहीं जा रहा। लेनिन ने एक जगह पर कहीं ये कहा था, मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है, और मैं ये स्टेटमेंट तो पक्का है लेकिन किस पुस्तक में है ये मैं नहीं बता सकता। उनका कहना ये था कि जो मार्क्सवाद है वह एक सिद्धांत है, वह एक व्यवहार है। किस चीज के लिए? सर्वहारा की क्रांति के लिए, प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन के लिए
वह थियरी और प्रैक्टिस है। यानी मार्क्सिज्म कैन बी कंसेप्चुलाइज्ड एज ए थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन। हमको इस रूप में मार्क्स को पढ़ने की जरूरत है। लोगों ने ये कहा कि मार्क्सिज्म यूटोपिया है, और विशेष रूप से उस यूटोपिया को एक वास्तविकता का जामा पहनाने की कोशिश अनेक विचारकों ने सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों के कलेप्स के बाद की। तो जब ये कलेप्स की चर्चा हो रही है तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य अल्बर्ट आइंस्टीन का याद आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। जो आपकी कल्पना है वह ज्ञान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर नॉलेज इज लिमिटेड, जो ज्ञान है आपका वह सीमित है। वेयर एज इमेजिनेशन एम्ब्रेसेस द एंटायर वर्ल्ड, जबकि आपकी कल्पना समूचे विश्व को शामिल करती है। स्टिमुलेटिंग प्रोग्रेस, वह प्रगति को प्रोत्साहित करती है, उसके पूरे परिवेश को आपके सामने लाती है। गिविंग बर्थ टू इवोल्यूशन, एक नई तरह की जो उद्विकासीय प्रक्रिया है, उस नई प्रकृति की उद्विकासीय प्रक्रिया को वह जन्म देने की कोशिश करती है। It is strictly speaking a real factor in scientific research. In other words, knowledge does not make much contribution as far as scientific research is concerned. It is rather imagination which is the main contributing factor. यानी जो ज्ञान है वह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक वास्तविक कारक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इमेजिनेशन या कल्पना को हम एक वास्तविक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थापित करते हैं। यही बात मेरे सामने आती, क्योंकि मनुष्य अनेक सारे विकल्पों की संभावनाओं को लेकर उत्पन्न होता है और वह उन विकल्पों के विश्व में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है ताकि विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया की तरफ वह चलता चला जाए। मुझे लगता है कि मार्क्सिज्म के संदर्भों को हमें इस नजरिए से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात और जो आज के दौर में उभर कर के है, ये समूचे विश्व के अंदर वो आप समझ पा रहे हैं कि पश्चिमी देशों के अंदर क्या हो रहा है, पूर्वी यूरोपीय देशों के अंदर क्या हो रहा है, दक्षिण एशियाई देशों के अंदर क्या हो रहा है। जो विभिन्न इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन इस्लामिक कंट्रीज के पश्चिमी देशों के साथ और यूरोपीय देशों के साथ संबंधों में किस प्रकार के तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और बेकारी, अशिक्षा, बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूप, और इसके साथ साथ हमें असमानता के संदर्भ, ये सब समूची समाज व्यवस्था को पता नहीं किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। एक ऐसे दौर में एक संबंध मुझे नजर आने लगा है, और वो संबंध अगर मैं चर्चा करूं तो वो डायलेक्टिकल रिलेशन बिटवीन इंटेलेक्चुअल्स एंड द मासेस के रूप में उभर करके आया है। बुद्धिजीवियों के बीच में और एक सामान्य जन के बीच में द्वंद्वात्मक प्रकृति का संबंध उभरता हुआ दिखता है। यह द्वंद्वात्मक प्रकृति का संबंध क्या है? जो बुद्धिजीवी है वह बुद्धिजीवी समझ नहीं पा रहा या समझने का इच्छुक नहीं है कि आम जनता यानी मासिस की अपनी समस्याएं क्या है, वह किस प्रकार का जीवन यापन कर रही है, उसके सोशल सर्वाइवल को कौन थ्रेट कर रहा है, उसके सामाजिक अस्तित्व के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। मुझे कुछ चुनौतियां नजर आने लगी हैं जिनकी चर्चा मैं पिछले कुछ दिनों से कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑटोमेशन, एक स्वचालितीकरण की प्रक्रिया हमारे सामने आई, और इस स्वचालितीकरण की प्रक्रिया ने बेकारी को उत्पन्न किया है। मतलब ये जो वर्किंग क्लास जो एक एक्टिव पॉपुलेशन के रूप में रहा है, उस एक्टिव पॉपुलेशन का एक डिक्लाइन है, वो श्रिंक कर रहा है ऑटोमेशन की वजह से।
आप कहेंगे कि ऑटोमेशन तो आवश्यक है। मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता कि ऑटोमेशन आवश्यक नहीं है, लेकिन क्या स्वचालितीकरण की समूची प्रक्रिया को या आगे कहें तो रोबोटाइजेशन की उस समूची प्रक्रिया को हम इसलिए स्वीकार कर लें, हम एआई के एग्जिस्टेंस को इसलिए स्वीकार कर लें क्योंकि देश का विकास होना चाहिए, विश्व का विकास होना चाहिए। लेकिन क्या विश्व के विकास के इन कारकों को कभी आपने मास अनएम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखा है? एक बड़ी संख्या में बेकारी की स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं इन सब का जो कारण है वो कारण समग्र रूप में हमको नजर आने लगा है। ये जो कारण है, ये कारण एक समग्रता के साथ हमारे सामने उभर करके आए। एक बात और भी है जिसमें कि आपने कहीं ध्यान देने की कोशिश की हो, ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने अपनी इंडस्ट्रीज खोली हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज निकल करके आई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के जो नए मॉडल्स हमारे सामने निकल करके आए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जो स्थितियां हमारे सामने आई हैं, उसने स्मॉल सेक्टर इंडिपेंडेंट बिजनेस हाउसेस, जो स्वतंत्र प्रकृति के छोटे बिजनेस हाउसेस थे, वहां पर बेकारी की स्थितियों को उत्पन्न किया है। जयपुर शहर में ऐसे अनेक छोटे बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने अपने यहाँ जो काम करने वाले श्रमिक थे उन श्रमिकों को निकाल दिया, क्योंकि ये बिजनेस हाउसेस स्मॉल नेचर के उन बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड के बिजनेस हाउसेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑनलाइन एक्सचेंज की प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। यही स्थिति बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी है। बैंकिंग सेक्टर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने वहां पर भी मास लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट की संभावनाओं को उत्पन्न किया है। क्या विश्व का बुद्धिजीवी मासिस के सामने इन संभावनाओं को उत्पन्न कर रहा है? क्या इन संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है? क्या वो बेकारी, शोषण, दमन, असमानताओं के विभिन्न स्वरूप, इनको इस व्यापक संदर्भ के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है? आप अगर इन सारे कारणों में जाएं तो अगर मार्क्स के एक नोशन को इस संदर्भ के अंदर एग्जामिन करने की कोशिश करें तो आपके सामने शायद बात और भी स्पष्ट हो जाएगी कि जो एक प्राइमरी कैरेक्टर का प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन था, जो प्रारंभिक स्वरूप का एक आदिम संग्रहण, एक्यूमुलेट करने की जो प्रक्रिया थी, पूंजी का संकेंद्रण करने की, पूंजी को संकेंद्रित करने की जो प्रक्रिया थी, भूमि को संकेंद्रित करने की प्रक्रिया थी, जो श्रम के विभिन्न पक्षों को अनेक प्रकार की वेज स्ट्रक्चर्स के आधार पर खरीदने की प्रक्रिया थी, उन सब में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव आए। तो हम प्राइमरी नेचर के प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन की प्रोसेस से ऐसा लगता है कि एक नए फेज की तरफ आ गए हैं। सो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी नेचर ऑफ प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन टू द न्यू फेजेज ऑफ accumulation. In this new phase of accumulation, the importance is given to commodification of public services also. जो आपके पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र हैं, जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र हैं, इनमें भी कमोडिफिकेशन की प्रक्रिया में आपको बहुत किस्म के बदलाव देखने को मिले। तो पूंजी के एक्यूमुलेशन करने के बहुत सारी साधन, बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने स्पष्ट होती चली जा रही है और ये स्पष्टता और ज्यादा जटिल हो जाती है जब इसको आप तलाशने की कोशिश करते हैं उन समाजों के अंदर जिनको मैंने कहा कि वो पोलराइज्ड है और फ्रेगमेंटेड है। ये एक ऐसा पक्ष है जिस पर कि हमें वर्ग संघर्ष के संदर्भ में विचार करने की जरूरत है। एक सवाल और आता है और ये सवाल
आपके जेहन में भी आना चाहिए, और जो हमारे अपने शिक्षक साथी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके जेहन में भी आना चाहिए कि क्या बिना संघर्ष के, और मैं बहुत अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूं, तो क्या बिना वर्ग संघर्ष के पूंजीपति अपनी सत्ता को सरेंडर कर सकता है? कैन बुर्जुआ सरेंडर इट्स पावर विदाउट क्लास स्ट्रगल? इसका एक एक्सक्लूसिव आंसर है नो। ये कर ही नहीं सकता। जो पूंजीपति के पास में आज कॉरपोरेट वर्ल्ड के पास में, या कॉरपोरेट वर्ल्ड को समर्थन देने वाली जो राज सत्ता है, उसके सामने जो पावर का एक्यूमुलेशन हुआ है, जो शक्ति का एक्यूमुलेशन हुआ है, क्या आप उसे बिना संघर्ष के खत्म कर सकते हैं? क्या आप उसे सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं? सरेंडर ही छोड़िए, क्या आप उसको ये कह सकते हैं कि आपके जो पावर स्ट्रक्चर है जिनको आपने एक्यूमुलेट किया है, जिस कैपिटल को आपने एक्यूमुलेट किया है, क्या उसका एक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन संभावित है? अगर संभावित है तब तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि तब मार्क्सिज्म का विकल्प है। लेकिन यह संभावना नहीं, क्योंकि पूंजी का संकेंद्रण और शक्ति का संकेंद्रण, यह संकेंद्रण अब एकाधिकार की तरफ चला गया है, और उस एकाधिकार के कारण जनता और शक्तिशाली वर्ग, इनके बीच में जो एक विभाजन की संभावनाएं आई हैं, और वो विभाजन इतना तीव्र हुआ है कि ये कैसे इस गैप को आप कम करेंगे, इसकी संभावना नजर नहीं आती, अनलेस किसी प्रकार का कोई लोकतांत्रिक प्रकृति का सामूहिक शक्तिशाली संघर्ष हमारे सामने आंदोलन के रूप में उभर करके ना आए। अब ये आंदोलन कौन करे? पूंजीपति की इस शक्ति की एक्यूमुलेशन की प्रोसेस को और इसके मोनोपोलाइजेशन को, उसके कैपिटल के एक्यूमुलेशन की प्रोसेस को और उसके मोनोपोलाइजेशन को कौन चैलेंज कर सकता है? यह चैलेंज यदि केवल आ सकता है, कभी भी आए, यह पहले आया है, ये कभी भी आए, यह हमेशा उन पार्टीज की तरफ से आएगा, उन दलों की तरफ से आएगा जिसको आप प्रोलिटेरियन पार्टीज की संज्ञा देते हैं। और इसलिए विश्व के प्रत्येक समाज के अंदर प्रोलिटेरियन पार्टीज का अस्तित्व आवश्यक है। यह बहुत जरूरी है, ताकि उस प्रोलिटेरियन क्लास, जो सर्वहारा वर्ग है, उस सर्वहारा वर्ग की सामूहिक शक्ति उस आंदोलन के माध्यम से पूंजीपति के उस संकेंद्रण की प्रक्रिया को चुनौती दे सके। यह बहुत जरूरी पक्ष है जिस पर कि हमें मार्क्सीय दृष्टि से विचार करने की जरूरत है। ये वो डायमेंशंस हैं जिन डायमेंशंस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। एक बात और भी है कि ये वो पक्ष हैं जिन पक्षों की तरफ शायद मार्क्सिज्म का जो एक बना बनाया फ्रेम है क्लासरूम के अंदर, उस फ्रेम में इन चर्चाओं की जरूरत ना तो कोई महसूस करता है, ना ही वह बुद्धिजीवियों की तरफ से महसूस की जाती है, ना ही वह विद्यार्थियों की तरफ से भी महसूस की जाती है। हम भारत की संरचना को देखें और विश्व की संरचनाओं को भी देखें, तो किसी भी देश की सामाजिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम सब ये जानते हैं कि वर्ग संरचना एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। कोई भी समाज हो, उस समाज के अंदर वर्गीय ढांचों की चर्चा अनिवार्य हो जाती है। ये बात अलग है कि वर्गीय ढांचों की चर्चा करने के लिए आप कभी मार्क्सियन मॉडल की बात करते हैं, कभी आप बेवेरियन मॉडल की बात करते हैं, कभी आप अन्य तरह के जो प्रारूप हैं उन प्रारूपों को लाने की कोशिश करते हैं। देखने वाली बात यह है आज के संदर्भ में कि भारतीय समाज सहित विश्व के विभिन्न देशों में वे सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं और उनकी अपनी क्या भूमिका है,
जो कि वर्ग विभाजन को उत्पन्न कर रहे हैं। और ये अनेक तरह के वर्ग हैं। जिस वर्ग संरचना को टू क्लास मॉडल के रूप में, द्विवर्गीय संरचना के रूप में कार्ल मार्क्स ने एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, उसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये जो क्लास की स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारी। मार्क्स और एंगल्स एक समय पर लेबर एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे थे। वो लेबर एरिस्टोक्रेसी इसी बात को लेकर के शायद मुझे लगता है उनके उनके चिंतन प्रक्रिया का हिस्सा बनी कि ये जो वर्ग हैं, ये वर्ग अनेक भागों में बढ़ते चले जा रहे हैं। जो प्रोलिटेरिएट है, वह प्रोलिटेरिएट अगर उनके वेज स्ट्रक्चर्स को देखें, अगर उनके पारिश्रमिक की संरचनाओं को देखें, अगर उनके काम करने के तरीकों को देखें, उनकी स्किल को देखें, और उस स्किल का इस्तेमाल गांव के अंदर हो रहा है, ट्राइबल विलेज में हो रहा है, स्मॉल विलेज में है, किसी टाउन के अंदर है, या किसी मेट्रोपोलिस के अंदर है, और वहां पर कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं जाति के रूप में, प्रजाति के रूप में, लैंगिक ढांचे के रूप में, एथनिसिटी के रूप में, रिलीजन के रूप में सक्रिय हो रही हैं, इन सब के आधार पर आपको वर्गीय विभाजन की संभावनाओं को तलाशने की जरूरत पड़ेगी। वह प्रोलिटेरियत के बीच में भी है, वह मध्य वर्ग के बीच में भी है, वह पूंजीपति वर्ग के बीच में है, वह उस इंडिपेंडेंट बिजनेस हाउसेस के रूप में भी है जो कि स्मॉल स्केल के हैं और काम कर रहे हैं। ये जो वर्गीय ढांचे की कॉम्प्लेक्सिटी है, ये वर्गीय ढांचे की कॉम्प्लेक्सिटी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप मेरे उस इशारे को समझ रहे होंगे कि अगर इतने सारे वर्गीय ढांचे हैं और इतनी सारी जटिलताएं हैं, आप जटिलताओं की बात ना करें, चलिए ये मान लीजिए कि इतनी सारी प्लूरलिटीज हैं, तो ये तो बताइए कि इन प्लूरलिटीज के बीच में पोलराइजेशन कितनी तरह के हैं, इन प्लूरलिटीज के बीच में फ्रेगमेंटेशन की संभावनाओं को इवेल्युएट करने का हमारे पास में तरीका क्या है, किस तरह से हम उसको एग्जामिन करें। ये जो हमारी अपनी रिसर्च स्टडीज हैं, उन रिसर्च स्टडीज के अंदर दोस्तों ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजिकल सवाल है कि हम उनको किस रूप में एसेस करने की कोशिश करें। क्या हमारी कोई ऐसी मेथोडोलॉजी हो सकती है? मुझे लगता है हो सकती है। जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो समूचे देश का अध्ययन तो नहीं कर सकते, समूचे विश्व का अध्ययन करने की संभावनाएं भी धीरे धीरे बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्वायत्तताओं पर जिस तरह के प्रहार हो रहे हैं सभी देशों के अंदर, वह अब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हम गांव को या किसी कस्बे को एक केस स्टडी बना करके समग्रता में उनके व्यवसाय, उनके वेज स्ट्रक्चर, उनके पारिवारिक संरचनात्मक ढांचे, उनके यहाँ कास्ट के इशू, उनके यहाँ रेस के इशू, उनके यहाँ पर एथनिसिटी के इशू, उनके यहाँ पर रिलीजन के इशू, उनके वहां पर जेंडर रिलेशंस के इशू, इन सब को बात करके अगर हम किसी छोटे गांव का या हम किसी कस्बे का अध्ययन करें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्गीय ढांचे का एक विश्लेषण इस जटिलता के संदर्भ में किया जा सकता है। अगर आप इस जटिलता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो हमारे सामने तीन महत्वपूर्ण अवयव उभर करके आएंगे जो वर्ग संघर्ष को रेखांकित करने के लिए, वर्ग संघर्ष को मार्क्सीय मॉडल के अंदर समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये कि इन वर्गों के बीच में मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, ये वर्ग कैसे मोबिलाइज हो रहे हैं, इनके अंदर सक्रियकरण की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से यह वर्ग धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की प्रोसेस में मोनोपोलाइज्ड स्टेटस डेवलप करते चले जा रहे हैं, और कैसे विभिन्न वर्गों के अंदर ये जो एक्यूमुलेशन का एफर्ट है, ये एक्यूमुलेशन का एफर्ट धीरे धीरे
मार्जिनलाइजेशन की प्रक्रिया की तरफ जा रहा है, कैसे वह बिल्कुल हाशिए पर चलता चला जा रहा है। तो हमको ये मोबिलाइजेशन तो देखना पड़ेगा कि कोई पूंजीपति क्या जयपुर से माइग्रेट करके बेंगलोर में कॉरपोरेट वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया, या बॉम्बे में कॉरपोरेट वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया, और वो विभिन्न देशों के अंदर उसने अपने उत्पादन संबंधों को या सेवा संबंधों को किस तरह से स्थापित किया, मध्य वर्ग के परिवारों में किस तरह से ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल प्लूरलिटीज प्रवेश कर गई, और उनके विभिन्न प्रकार के अपने जो सैलरीज हैं, जो उनकी अपनी इनकम है, जो उनके वेजेज हैं, उनके अपने स्वरूप क्या हैं। एक तो ये तो हमें एक मोबिलाइजेशन देखना पड़ेगा, और इस मोबिलाइजेशन में नेचुरली हमारा ध्यान जाना चाहिए माइग्रेटरी टेंडेंसीज की तरफ। अब ये माइग्रेटरी टेंडेंसीज और इस तरह का मोबिलाइजेशन क्या क्लास कॉन्शियसनेस को उत्पन्न करने में सक्षम है, या ये धीरे धीरे क्लास कॉन्शियसनेस को न्यूट्रलाइज करता चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म इस पूरी प्रक्रिया के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और उस कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म ने वर्ग चेतना के ये जो पक्ष हैं, इन वर्ग चेतना के पक्षों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो एक तो हमको वर्ग चेतना के पक्षों की तलाश करनी पड़ेगी, जिसको हमने अपने पिछले नैरेटिव में क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ की बात समझाते हुए कहा था, वर्ग संरचना की बात को समझाते हुए कहा था। फिर हमें प्रत्येक वर्ग का, विशेष रूप से सर्वहारा वर्ग का जो मोबिलाइजेशन है, उस मोबिलाइजेशन की संभावनाओं को हमें देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, और यह मोबिलाइजेशन इस तरह से इनकम कर रहा है। कहाँ एक तरफ तो हम ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे वेजेस का इंक्रीज होगा, और वेजेस के इंक्रीज होने से लिविंग स्टैंडर्ड्स में गुणात्मक रूप से वृद्धि होगी, लेकिन अब न केवल वेज स्ट्रक्चर का और पैकेजेस का, सैलरी का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बल्कि वे लोग जो मिडिल ऑर्डर पोजीशंस पर रहे हैं, या जो बहुत लंबे अरसे से कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर या अन्य क्षेत्रों में काम करते रहे हैं, अचानक उनको मास अनएम्प्लॉयमेंट या रिट्रेंचमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया में किस तरह की कॉन्शियसनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप हो रही हैं। क्या क्लास कॉन्शियसनेस शार्पन हो रही है, या क्लास कॉन्शियसनेस धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होती चली जा रही है, या क्लास कॉन्शियसनेस का एक ऐसा थीमेटिक रूटीनाइजेशन हो गया है कि जब हमको चर्चा करनी है तब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, अन्यथा क्लास कॉन्शियसनेस के डिफरेंट वेरिएशंस की तरफ हमारा अपना ध्यान नहीं जाता। तो सरप्लस कैपिटल का एक्यूमुलेशन कैसे है, सरप्लस लेबर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वहां पर पोलराइजेशन में ये सरप्लस लेबर और सरप्लस कैपिटल किस तरह की भूमिका का निर्वाह कर रही है, क्या वही भूमिका है जिसकी बात पहले मार्क्स कर रहे थे, या उन भूमिकाओं के अंदर बदलाव आया है। फॉल्स कॉन्शियसनेस और रियल कॉन्शियसनेस, इनके स्वरूप हमारे सामने किस तरह के हैं, इन सबको समझने की जरूरत है। एलिनेशन की संभावनाएं कैसी हैं, अलगाव किस प्रकार का है, वह अलगाव कितने डायमेंशन का है, क्या वही 4 प्रकार के अलगाव हैं जिनकी बात मार्क्स कर रहे थे, या अलगाव की नई संभावनाएं उभर करके आ रही हैं जिसमें और कुछ हो ना हो, लेकिन पहले जो विचारक थे एलेन स्यूगुट सहित अनेक विचारक जो मीनिंगलेसनेस की बात कर रहे थे, वह मीनिंगलेसनेस के डायमेंशंस भी उभर करके आ रहे हैं। ये पक्ष हमको देखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे सामने ये जो चैलेंजेस हैं, आम जनता के सामने और स्कॉलर्स के सामने, ये चैलेंजेस हमें डेमोक्रेटिक स्पेस के अंदर देखने की जरूरत है। वो चैलेंजेस इस तरह के हैं कि टेक्स्ट और कंटेक्स्ट, इन दोनों के बीच का जो संबंध है,
इन संबंधों में उत्पन्न होने वाले चैलेंजेस को वह विचारक कैसे देख रहे हैं, हम किस तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे हस्तक्षेप का तरीका क्या है इस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर एक स्कॉलर के रूप में और मासेस के रूप में, वह हम कितना हस्तक्षेप कर पा रहे हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना है, हम कितनी सक्रियता के साथ उसमें समाये हुए हैं, क्या वह समाया जाना बिल्कुल सतही है या उसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, और हमारे अपने इथिकल डायलेमा कैसे हैं, हमारे वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स वो किस प्रकार के हैं। हम इस प्रकार के जो हमारी चैलेंजेस हैं स्कॉलर्स के सामने और आम जनता के सामने, इन्हें देखने की जरूरत है। इस पूरी पृष्ठभूमि में हम अपने अगले वक्तव्य में मार्क्स के वर्ग संघर्ष की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।